हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी सोशल साइंस एजुकेटर प्रतिष्ठा शर्मा फ्रॉम ई सरल। हम लोग आज एमपी बोर्ड स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स बहुत अलग है तो बाकी बोर्ड के बच्चों को फायदा नहीं होगा। ये सारे ही बोर्ड के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को समझ लेते तो आपका एक बार ना पूरे सारे जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उनका क्रक्स रिविजन हो जाएगा। एंड अगर आपके माइंड में उन चैप्टर्स का माइंड मैप तैयार हो रहा है ना तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम करके भी लिख सकते हैं और इन क्वेश्चन से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन हमारे सारे चैप्टर्स का। हम यही बोलेंगे, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसमें आपको 2 या 3 या 4 ऑप्शंस तो मिलेंगे, पर ना इसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है सॉल्व करने का। क्या होता है, चलो ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल को कॉल्ड। ठीक है भाई, हम ना पता है हमें कि यावर और रेगिड तो नहीं, 2 ऑप्शन तो नहीं है, मेरे को 100% श्योर है। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शंस कट करने वाला तरीका, है ना। जो ऑप्शंस आपको एकदम बेकार लग रहे हैं ना उनको सबसे पहले हटा दो। ठीक है, अब बचे बंगर और खादर। अब मेरे को इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, लेट्स सपोज, तो क्या आप करोगे कि कंफ्यूजन दूर हो जाए, या फिर हो सकता है आपको एक ज्यादा सही लग रहा हो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहली चीज तो ध्यान रखनी है कि जो ज्यादा सही वाला ऑप्शन होता है ना वही मार्क करना। तो हो सकता है कई बार 2 ऑप्शंस आए जो आपको कंफ्यूज कर दे। ठीक है, आप सोचोगे यार ये भी सही है और ये भी सही लग रहा है तो कौन सा मार्क करें। तो जो मोस्ट प्रेफरेबल आंसर होता है वो हमें एमसीक्यू में ऑप्ट करना होता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होता है। 2 तरीके की सॉइल होती है। पहली बात तो और एलुवियल सॉइल क्या होती है हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, ये हैं पहाड़, पहाड़ों में से ना पानी बहता हुआ आता है, रिवर आती है, तो वो रिवर वहां से पहाड़ों के साथ मिट्टी बहा के लाती है, कंकड़ पत्थर भी लाती है। तो ये मिट्टी ना डिपॉजिट होती चली जाती है हिली एरियाज में या फिर रिवर के किनारों के आसपास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एलुवियल सॉइल। अब इसमें भी 2 तरीके की होती है कि तो ओल्ड जो कि बहुत टाइम से जमा है, एक न्यू एलुवियल जिसके अंदर से जो पानी जो होता है ना वो कंटिन्यूसली वहां से बहता जाता है, इसलिए हम उसको न्यू बोलते हैं क्योंकि पानी के न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में आते ही जा रहे हैं। तो ये ज्यादा क्या बोलेंगे हम इसको, ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है न्यू एलुवियल सॉइल। तो एक जो सॉइल टाइप है उसको हम ओल्ड बोलते हैं, एक को हम न्यू बोलते हैं। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे ओल्ड एलुवियल के बारे में बताना है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, भांगर। एंड ये होती है खादर आपकी न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर पहले देख लेते हैं। ए, ये करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज पेरियार नेशनल पार्क। एक कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना उनका प्रमोशन करके उनको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो जो जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं कुछ एनिमल जो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ जाते हैं कि भाई इनको बचाया नहीं गया ना तो ये मर जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए बनाई जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन वाइल्ड एनिमल्स को और उनके हैबिटेट को जहां वो रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं जहां पे एनिमल के साथ साथ फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए एक पार्क को डेवलप कर दिया जाता है कि वो जानवर वहीं रहे, कुछ फ्लोरा फोना सभी वहां रहे एंड प्रोटेक्टेड लिस्ट में आए ताकि उनको बचाया जा सके, ताकि वहां पे ना ही उनकी हंटिंग हो, ना ही पोचिंग के लिए उन्हें मारा जाए, ना ही उन रिसोर्सेज को खत्म किया जा सके इजीली, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनको। ठीक है, तो केरला हम पेरियार है हमारी केरला के अंदर। ठीक है, और जो पेरियार नेशनल पार्क है वो भी पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां पे एलिफेंट्स एंड आपको टाइगर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट चलते हैं हम, हु कॉल्ड द डैम्स। डैम्स क्या होते हैं, डैम्स होते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, कहीं से पानी बह रहा है रिवर का, वहां पर डैम बना दिया जाता है। ठीक है, डैम एक बैरियर होता है जो कि क्या करता है, उस पानी को रोक कर क्या यूज में लिया जा सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में। ठीक है, और इस पानी को डायरेक्ट कर देते हैं उन जगहों पर जहाँ पे पानी की जरूरत होती है या जहाँ पे खेती में पानी चाहिए रहता है। ठीक है,
तो किसने बोला था कि जो डैम्स है वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया के? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। ये बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्यों बोला था? इसी रीजन की वजह से जो मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट है हीराकुड प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। अब हीराकुड प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो ना मैंने जब मैप करवाए होंगे, आप ई सरल के यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे कि वहां पे आपको मैप का एक पूरा सेक्शन मिल जाएगा जिसमें मैप्स अपलोडेड है। तो उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताई हुई है, तो वो देखिएगा। उसके अंदर मैंने हीराकुड को याद रखने का एक तरीका बताया था। क्या था वो तरीका? कि उड़ीसा को पहले बोला जाता था, मतलब उड़ीसा नाम पहले हुआ करता था, अब उसका नाम हो चुका है स्टेट का उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा को उड़ीसा सा को शाह बनने में बहुत समय लगा, वैसे ही हीरा को बनने में भी बहुत समय लगता है। तो ये हीराकुड प्रोजेक्ट, ये डैम है एक, है ना, डैम अभी हमने समझा है। हीराकुड एक डैम है। ये कहाँ पे बना है? उड़ीसा के अंदर। क्योंकि उड़ीसा को उड़ीसा बनने में समय लगा, ऐसे हीरा को बनने में भी समय लगता है, तो हीराकुड हो गया उड़ीसा में। ठीक है, अब इसमें से नदी बतानी है कि कौन सी बहती है। तो जब हम बात करें इंडिया की कोस्ट लाइन की, ठीक है, तो यहाँ से तो 2 रिवर बहती हैं जो कि अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती हैं। तो ये कौन सी 2 रिवर है? नर्मदा एंड तापी। और यहाँ 4 पेनिनसुलर बहती हैं जो कि जाकर मिलती हैं हमें बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये 4 रिवर्स जाती हैं। तो इसमें से सबसे पहले रिवर होती है महानदी बेसिन। नर्मदा तो है ही नहीं, गंगा हमारे उत्तराखंड से निकलती है तो ये भी नहीं होगी, सतलज हमारे एकदम टॉप वाले पार्ट नर्दर्न एरिया से निकलती है, तो बच्चा हमारे पास महानदी। और जैसे मैंने मैप पढ़ाए थे ना, आप उनको देखोगे तो आपके माइंड में एकदम मैप की एकदम इमेज आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा ये आपके लिए। ये होती है सबसे टॉप वाली महानदी। और हमें भी पता है कि यहाँ पे आता है हमारा उड़ीसा। तो हीराकुड प्रोजेक्ट कहाँ बना है? महानदी बेसिन में। आंसर बिल्कुल करेक्ट है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ट्रेड होना मतलब सामानों का लेन देन होना। ठीक है, जो ट्रेड होता है 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड नहीं हो सकता, बाहर जाता है। लोकल बिजनेस जो लोकल एरिया में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इंटरनल ट्रेड होगा एक इंटरनल जगह पे, जैसे हमारी, जिसको हम नेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं अगर कंट्री के अंदर हो रहा है तो। और कंट्रियों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं, है ना। तो आंसर वुड बी सी। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? वेरी इजी, सबको पता है। यहीं से यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप में फिर रेवोल्यूशन की, नेशनलिज्म की भावना स्प्रेड हो गई थी। बहुत पॉपुलर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये हुआ था 1789 में। आगे चलते हैं। Who said the printing is the greatest gift given by the God? बताइए ये सब आप लोग। ये ना बहुत इजी है एकदम, एनसीईआरटी की लाइन है। और जब हमने ये चैप्टर भी पढ़े हैं, आप लोगों ने भी जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ये लाइन का बहुत महत्व भी बताया गया था। ठीक है, किसने बोला था कि ग्रेटेस्ट गिफ्ट है प्रिंटिंग, गॉड का दिया हुआ? पहली बात तो बोला क्यों गया था? क्योंकि क्या होता था पहले, राजा महाराजाओं के राज चलते थे, एरिस्टोक्रेट होते थे, है ना, मनमानी करते थे वो। तो जब प्रिंटिंग आई तो लोग सही गलत बताने लगे, अपने ओपिनियन पुट फॉरवर्ड करने लगे कि आप डरो मत, कि राजा महाराजाओं की मनमानी मत चलने दो कि भाई ये जो कर रहे हैं एकदम सही है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, या आप डर रहे हो इन चर्च वालों से। पहले भगवान के नाम पे भी डराया जाता था। ठीक है, तो फिर जब प्रिंटिंग आई, लोगों ने अपनी ओपिनियन रखने लगे। तो फिर ये बोला था हमें, किसने? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने क्यों बोला था ये? उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उन्होंने ये मैसेज दिया था उस बुक के द्वारा कि आप जो प्रिंटिंग है ना, ये हमें भगवान ने दी है, तो आप डरो मत, प्रिंटिंग के द्वारा अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करो, सामने रखो। ठीक है, चलिए। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? रॉलेट एक्ट पास हुआ था, क्यों हुआ था पहले तो ये समझ लेते हैं। वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है, एंड उस टाइम पे गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे 1915 के अराउंड। तो वहां पे अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था। वो आप सबको पता है क्या है कि भाई ब्लैक्स को व्हाइट से अलग रखा जाता था, है ना, क्योंकि अफ्रीका में व्हाइट्स, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली थी, वैसे ही वो अफ्रीका में ऐसे ही करने गए थे, बट वो बस गए थे। तो वहाँ पे कुछ माइनॉरिटीज थे जो ब्लैक के ऊपर हावी पड़ रहे थे,
उन्होंने सेग्रीगेशन स्टार्ट कर दिया था कि तुम इस बस स्टैंड पे तुम जाओगे, ये हमारा एरिया, तुम यहाँ नहीं आओगे, हमारे वाइट्स के बच्चे ब्लैक्स के बच्चे साथ में नहीं पढ़ेंगे, ऐसे सेग्रीगेशन कर दिया था। इसी को बोला जाता है अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, तो गांधी जी ने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट क्या किया था, एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था सत्याग्रह, होल्डिंग ऑन टू द ट्रुथ। सत्य को लेके लड़ो, सत्य को पकड़ के लड़ो, वायलेंस मत करो। ठीक है, तो गांधी जी ने वहां पे किया, सक्सेसफुल हुआ। तो उन्होंने कहा हमारे देश में भी बहुत कुछ चल रहा है ऐसी चीजें इंडिया में, तो उन्होंने कहा इंडिया चलते हैं। ठीक है, इंडिया आए थे, उन्होंने यहाँ पे भी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की, बहुत सारी जगह किए थे, चंपारण बिहार से स्टार्ट किया था एंड काफी सक्सेसफुल भी रहे थे वो। ठीक है, तो उसी वजह से रॉलेट एक्ट लगा दिया गया था कि मतलब आप लोग नहीं एक यूनियन बना सकते, ग्रुप बना सकते, ना ही आप सत्याग्रह मूवमेंट्स कर सकते हो, ना उसके लिए मीटिंग कर सकते हो। तो वही था रॉलेट एक्ट। तो वो जस्ट पास हुआ था कब, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ही हुआ था एंड सत्याग्रह एकदम पीक पे थे। तो वो ईयर था 1919। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारे एक छोटे से क्वेश्चन से इतने 4-5 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझिए। अब हमें देखना है कि बेल्जियम की क्या कैपिटल थी। बेल्जियम वाला हमने कहाँ पढ़ा था, सबसे पहले तो कहाँ पढ़ा था, पावर शेयरिंग के अंदर। क्या पढ़ा था कि बेल्जियम एक छोटी सी जगह है जहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, वहाँ पे डच बोलने वाले एंड फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, बेल्जियम की हम बात करें तो वहाँ पे अराउंड 59% लोग हैं जो डच बोलते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा इनसे कम है जो कि फ्रेंच बोलते हैं एंड अराउंड 1-2% लोग हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई बेल्जियम की, है ना। और बेल्जियम के अंदर उसका एक कैपिटल है जिसका नाम क्या है, ब्रुसेल। और ब्रुसेल की कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे बेल्जियम में तो डच बोलने वाले ज्यादा हैं, तो ब्रुसेल की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा लोग हैं। ठीक है, ये एक थोड़ा सा कंपोजिशन है बेल्जियम के बारे में जो बताया। इसका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। द्वारकानाथ टैगोर जी कोलकाता के हैं। वो फेमस हुए थे ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1830 टू 1840। कौन थे द्वारकानाथ जी टैगोर, क्यों इतने फेमस हुए थे ये? तो ये फेमस इसलिए थे क्योंकि इन्होंने इंडिया के अंदर ना बहुत सारे वेंचर स्टार्ट किए थे, जैसे ई सरल एक वेंचर है ना। इंडिया को इन्होंने इकोनॉमिकल वाइज और इंडस्ट्रियल वाइज बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग और ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टिंग सबके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था और इंडिया की इकोनॉमी इन्होंने अच्छी खासी करी थी। तो क्या बोल सकते हैं हम इनमें से, क्या थे वो? एंटरप्रेन्योर। भाई उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस स्टार्ट किए थे ना। ठीक है, वही होता है एंटरप्रेन्योर। हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती क्या है, पहले तो ये देख लो कि भाई एक कंट्री के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब वो कितने साल जीवित रह रहे हैं, 70 साल रह रहे हैं, 80 साल रह रहे हैं या 30 साल ही रह पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, हेल्थ रिसोर्स मतलब हेल्थ डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़ रहे हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं 14-15 ईयर वाले बच्चे। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। और इससे क्या होता है, हर कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंपेयर करते हैं। फिर तो कौन रिलीज करता है ये करता है यूएनडीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये देख लेते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे हम। ठीक है, फिलअप्स जो आते हैं हमारे, आंसर हमें खुद सोच के बताना है। कौन से ट्राइब थी जो छोटा नागपुर एरिया में रहती थी? इसका नाम छोटा नागपुर क्यों पड़ा था? ये नागपुर महाराष्ट्र में तो नहीं है, महाराष्ट्र में पता है, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर है जो संतरों के लिए भी फेमस है। तो यहाँ छोटा नागपुर को छोटा नागपुर क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले नागवंशी लोग रहा करते थे। ठीक है, तो उन नागवंशियों के नाम पे इसको छोटा नागपुर बोला गया है। अब कौन सी ट्राइब है जो यहाँ रहती हैं? तो काफी 4-5 अलग अलग ट्राइब से, ट्राइब रिच एरिया था ये। यहाँ पे मेजरली संतल एंड मुंडा रहते थे। ठीक है, ये ट्राइबल एरियाज होते हैं, ट्राइबल पीपल जो
रिवर बैंक्स के आसपास रहते हैं और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने खाने के लिए। ठीक है, चलिए, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कंट्री। वाटर रिसोर्स और वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो सी रूट के द्वारा ट्रेड होता है, जो शिप्स में बैठ के लोग आना जाना करते हैं। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब चीपर है मनी वाइज रादर देन एयर ट्रांसपोर्ट, है ना। रोड आप रेलवे में बैठ के जाओगे कहीं तो बहुत दूर पड़ेगा ना, और बहुत पैसा भी लगेगा अगर दूर की जगह है तो, और वहीं ये काफी इकोनॉमिकल हो जाता है, चीपर हो जाता है, एंड हिस्टोरिकल भी है। हमारे बहुत पुराने समय से ही वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट चलता है, ट्रेड चलता है, सामान का लेन देन चलता है, और इंडियन ओशन बहुत बड़ा वास्ट एंड इम्पॉर्टेंट एरिया है इसी वाटर ट्रांसपोर्ट रूट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन अकर्ड इन। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, जब इकोनॉमी रिसेस नीचे जाती है, होता है रिसेस होती है, हमारे स्कूल के अंदर लंच पीरियड होता है, ब्रेक होता है, तो ये एक तरीके का ब्रेक होता है इकोनॉमी में, है ना। जब इकोनॉमिकल कंडीशन, मनी वाइज कंडीशन किसी भी कंट्री की नीचे जा रही होती है। तो अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड पे कंपेयर करें तो कब कब हुआ था, ये 3-4 हम इसमें ईयर ध्यान रखने होंगे, 1975, 1982, 1991 एंड 2009 जो अभी रिसेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। बेल्जियम के अंदर किस तरीके की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब मैंने आपको ये तो बताया है कि बेल्जियम के अंदर जो लैंग्वेज का डिफरेंस था उसकी वजह से क्या थे, लोग बटे हुए थे, डच बोलने वाले फ्रेंच बोलने वालों में जनरली। ये चीज बेल्जियम के अंदर तो डच बोलने वाले ज्यादा थे और उसकी कैपिटल ब्रुसेल में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा थे। तो क्या था भाई, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं तो उनके बीच के उनके इश्यूज भी अलग अलग होंगे, है ना। तो उसको रिजॉल्व करवाने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा मॉडल रखा लोगों के सामने कि भाई वहां पे जो बेल्जियम के अंदर गवर्नमेंट बनेगी ना, उसमें दोनों ही ग्रुप के, मतलब डच और फ्रेंच के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और ब्रुसेल की भी सेपरेट गवर्नमेंट बना देंगे, वहां पे भी यही सेम चीज होगी कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के सेम नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे। और अगर कोई भी लॉ पास होगा वो तभी होगा जब दोनों ग्रुप के मेंबर हामी भरेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर पावर का डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं हम फेडरल सिस्टम। और क्योंकि वहां पे लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है तो हम बोलेंगे कि वो रिपब्लिक था, और रिपब्लिक था तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल गवर्नमेंट थी बेल्जियम के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमें भी पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, लोगों के हित के लिए ही होती है। ठीक है, चलिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूरोप, इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप हुई थी यूरोप के अंदर, तो हमें पता है जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो वो बहुत सारा इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर भेजते थे, कहाँ, इंग्लैंड में, भले ही वो टिम्बर हो, भले ही वो कॉटन हो, भले ही वो टी हो। तो इंग्लैंड था यूरोप का, बोलेंगे ऐसा जगह जहां पे मेजर इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ रिलीजन लिव इन श्रीलंका। अब जिस चैप्टर में हमने बेल्जियम समझा था पावर शेयरिंग का, उसमें सेकंड जो हमने बात करी थी वो श्रीलंका की करी थी। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, मतलब उसके आसपास पानी है। ठीक है, तो श्रीलंका के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप थे लैंग्वेज वाले। पहले तो थे सिन्हाला, जो 74% थे, 74% लोग तो सिन्हाला स्पीकिंग थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, एंड बाकी 18% जो लोग थे वो तमिल थे। और तमिल में भी दो तरह के ग्रुप थे, एक तो वो लोग जो श्रीलंका के अंदर रहने वाले तमिल थे, और दूसरे इंडियन तमिल जिनके फोरफादर्स इंडिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब क्योंकि सिन्हाला मेजॉरिटी में थे तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, इन्होंने अपनी मेजॉरिटी स्टैब्लिश कर ली, इन्होंने खुद के लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसी बना ली, है ना, कि हमें ही यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब में टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, एंड इन तमिल्स को इग्नोर कर दिया था बिल्कुल ही। ठीक है, एंड इनका धर्म था सिन्हालास का, क्या था धर्म, बुद्धिज्म, जिसको ये प्रीच करते थे, फॉलो करते थे। तो इसी रिलीजन को श्रीलंका के अंदर एक हम बोलेंगे प्रायोरिटी दी गई थी, इसी रिलीजन को ज्यादा एक्सपैंड किया जा रहा था, क्योंकि तमिलियंस को तो एकदम लाइक इग्नोर ही करते थे। ठीक है, चलो। द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर मतलब
जिन्होंने लॉ बनाने में अपना योगदान दिया था, है ना, तो वो कौन थे? BR अम्बेडकर। जो रिजर्वेशन सिस्टम भी आया गया था बाद में, जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, लोअर SC STs के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, है ना, एंड बाद में इसमें OBCs को भी ऐड कर दिया था, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, कि इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ पे? इलेक्टेड बॉडीज में भी, है ना, एंड कहाँ? गवर्नमेंट जॉब्स में भी। ठीक है, चलिए। बी कीपिंग कम्स इन, किसे बोलते हैं? जहाँ पे बी कीपिंग की जाती है, हनी प्रोड्यूस होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम एपीकल्चर। ठीक है, चलिए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जो ऊंच नीच और भेदभाव होता है। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड, जहां पे धर्म के आधार पे लोगों का ऊंच नीच नहीं होती है ना, जो धर्म के आधार पे किसी धर्म को नीचा किसी को ऊपर नहीं मानता, तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सेक्युलरिस्ट। मतलब जैसे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म को इज्जत दी जाती है, इक्वालिटी दी जाती है, सबको माना जाता है। तो हम जो ऐसे लोग जो हर धर्म को इक्वल मानते हैं उनको हम सेक्युलरिस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 में आए थे, श्रीलंका से आए थे यहाँ पे, ठीक है, बताया था, सॉरी अफ्रीका से आए थे यहाँ पे, अभी हमने डिस्कस किया, सत्याग्रह करके आए थे वो। ठीक है, इट्स अर्लियर देयर वर, कहाँ थे वो पहले? वो थे साउथ अफ्रीका। भी हमने थोड़ी इतनी देर से पढ़ ही रहे कि वहां पे वो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट सत्याग्रह करके आए थे। ठीक है, एवरेज इनकम को हम क्या बोलते हैं? जहां पे पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को, है ना, एंड जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, मतलब जो काम करते हैं लोग, मतलब 15 से 59 के बीच में जो वर्किंग पॉपुलेशन जिसे हम बोलते हैं, वो जितना कमाती है एंड डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, उससे निकालते हैं हम एवरेज इनकम, और उसी को बोलते हैं हम पर कैपिटा इनकम। इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्यों, कैसे होते हैं? कि भाई मैं लेट्स सपोज मैं 100 रुपये कमा रही हूँ, मेरे पास वाला 50 रुपये कमा रहा है, या एक और पर्सन है वो 20 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सबकी एवरेज इनकम निकल रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कौन कितना ज्यादा कमा रहा है, कौन कितना कम कमा रहा है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स बताना है हमें इसमें। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में इंप्लीमेंट किया गया था क्या? बताइए। वाइल्ड लाइफ एक्ट को 1972 में किया गया। तो पहले बात तो वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का एक्ट। ठीक है, कि ना ही इनको मारा जाएगा, ना हंटिंग की जाएगी, ना ही पोचिंग। पोचिंग क्या होती है? कि इनके पार्ट्स के लिए, ऑर्गन के लिए, जैसे सींग के लिए, चमड़ी के लिए जानवरों को, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को मारना। ठीक है, और ना ही इनका ट्रेड किया जाएगा, और ना ही जो इनके हैबिटेट है जहाँ ये रहते हैं उसको तबाह किया जाएगा या नष्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। यही था वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो क्या 1972 में इंप्लीमेंट हुआ था? आंसर है ट्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी रूट बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर वॉज नोन आ नेशनल हाईवे नंबर 1। क्या ये शेर शाह सूरी रूट को नेशनल हाईवे नंबर 1 बोला गया था? हाँ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा हाईवे था जो कि नेशनल लेवल पे, मतलब जो पूरी कंट्री लेवल पे एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ रहा था। ठीक है, चलिए। इंडिया एक्सपोर्ट पेट्रोलियम, आंसर इज यस। हम लोग कोल भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड बी कंसिडर्ड। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? कौन से सेक्टर में आती है, पहले तो ये बताओ। हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स पढ़े हैं। प्राइमरी, जिसके अंदर बेसिकली एग्रीकल्चर या फार्मिंग आती है। सेकेंडरी, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आता है। एंड टर्शरी, जिसके अंदर सारे नए सर्विस सेक्टर्स आते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया सेकेंड सेक्टर। शुड बी कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब मनी रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, तो मैन्युफैक्चरिंग इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो आंसर है हाँ, चीजें बनेंगी, मैन्युफैक्चर होंगी, कंस्ट्रक्शन होगा, तभी तो डेवलपमेंट होगी, तभी तो लोगों के पास घर होगा, इंडस्ट्रीज होगी, कंपनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ऑफ हिंद स्वराज द कंपोजिशन वाज डन इन 1909। हिंद स्वराज क्या थी? गांधी जी की लिखी हुई बुक थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बात करी थी, गांधीयन आइडियोलॉजी, और कैसे वो चाहते थे कि हमारा देश हमारा ही हो जाए, किसी और पावर के हाथ में नहीं रहे। तो क्या ये 1909 में लिखी थी?
हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंडरपेस्ट वॉज एन एनिमल डिजीज विच स्प्रेड इन 1890। तो रिंडरपेस्ट क्या थी? पहली चीज तो ये एक तरीके की कैटल डिजीज थी जो गाय भैंसों में आई थी, है ना, जानवरों में। इससे क्या हो रहा था, जो भी एक कैटल की पॉपुलेशन होती थी जिस पे लोग ज़्यादा डिपेंड रहते थे पहले, है ना, क्योंकि डेयरी फार्मिंग भी होती थी, ठीक है। तो रिंडरपेस्ट डिजीज स्प्रेड हुई थी जिसने कि बहुत सारे जानवरों को मार दिया था। जैसे कोरोना स्प्रेड हुआ था इंसानों में, वैसे रिंडरपेस्ट थी कैटल डिजीज, और इसकी वजह से बहुत सारे कॉमन लोगों को जिनके पास इतना कोई अर्निंग के रिसोर्स नहीं होते थे उनको बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि उनके कैटल्स एक के बाद एक मरते जा रहे थे। आंसर वुड बी ट्रू। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ गीत गोविंद वॉज जयदेव। गीत गोविंद क्या बुक थी जिसके अंदर राधा कृष्ण जी की बात की गई थी पूरी बुक के अंदर ही, ठीक है, उनके मैसेजेस को, उनसे जो भी सीख मिलती है वो बताई गई थी। तो जयदेव थे उसके ऑथर। आंसर इज यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो हर देश का होता है, जिसमें उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बेसिक राइट्स लिखे होते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स लिखे होते हैं। तो क्या वो इक्वालिटी पे बेस्ड है? हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर किसी को अधिकार दिया जाता है, ना ही कोई अमीर या गरीब को ऊंच नीच में रखा जाता है, ना ही कोई कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। यही लिखा गया है हमारे कंट्री के प्रीएम्बल में कि सब पे लागू होएगा, ये सब लोग इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के आगे। अगर किसी अमीर ने भी गलती करी है तो उसको सजा मिलेगी, किसी गरीब को राइट नहीं मिले तो उसको भी राइट मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्विस जो होती है टीचर, लॉयर, पुलिस एंड डॉक्टर की, क्या वो प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है? तो प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये सर्विसेज देती हैं। उससे सर्विसेज में क्या होता है, हमारी लोगों को हेल्प मिलती है, लोगों को उन चीजों में स्किल मिलती है जो ये ऑलरेडी स्किल हैं, ठीक है। लोगों को उनके मैटर सुलझाने, जैसे टीचर पढ़ाता है तो वो स्किल्ड ह्यूमन फोर्स हुई, लॉयर केसेस रिजॉल्व करवाता है, ठीक है, पुलिस क्राइम ना हो, ऑफेंसेस ना हो, उसको कंट्रोल करती है, मतलब ये डॉक्टर्स लोगों की हेल्थ इंप्रूव करते हैं। तो ये प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं ताकि वो जो काम करते हैं उससे इकोनॉमी अच्छी चल पाए, उससे प्रोडक्शन हो पाए। तो ये इनडायरेक्टली है, पर डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं ये गेन करवाते हैं या बढ़वाते हैं। तो आंसर इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिग्निटी एंड फ्रीडम। डेमोक्रेसी के आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में हमने 5 पॉइंट पढ़े भी थे, उसमें से ये भी था कि डेमोक्रेसी लोगों को डिग्निटी एंड फ्रीडम प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जहां पे लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं बाय इलेक्टिंग देम थ्रू इलेक्शंस। और डेमोक्रेसी हमें मान सम्मान, कि भाई आपके मान सम्मान पे को अगर ठेस पहुंचेगी तो आप कोर्ट में जा सकते हो, गेट ठकठका सकते हो कि हमें न्याय दो, ठीक है। एंड फ्रीडम मतलब आजादी भी देती है। तो आंसर इज ट्रू। चलिए 1/3 इन पंचायत फॉर वुमेन स्पेस इज रिजर्व। 1/3 स्पेस रिजर्व है, हाँ, और जगहों पर भी वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिला है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। तो आंसर इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट पेयर। अब हमें इसमें जिगजैग मूवमेंट बनाने हैं। चलिए रबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो इधर का हम देख लेते हैं। रबर, आर्टिफिशियल पोर्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पिनिंग जेनी, गोस्वामी तुलसीदास। इधर देख लेते हैं रामचरितमानस, चेन्नई, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, वुल कटिंग मशीन, केरला एंड वास्को डिगामा। हमें दोनों ऑप्शंस देखने, तभी तो हम मैच कर पाएंगे। चलिए रबर जो है ना वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप क्या होती है? ट्रॉपिकल क्रॉप होती है ये हमारा ग्लोब, ये हमारी इक्वेटर, ये ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। तो ये जो पार्ट है ना ये हो जाता है ट्रॉपिकल एरिया, और इंडिया आता है यहीं पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको पता है इंडिया को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। तो रबर एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो वो कहाँ ग्रो होगी? नीचे वाले पार्ट में, और नीचे हमें पता है क्या है? केरला। तो रबर के साथ हम कर लेंगे केरला, ठीक है। और रबर की मैप के साथ मैंने ट्रिक बताई थी, वो थी K2, मतलब केरला एंड कर्नाटका में रबर ग्रो होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पोर्ट क्या होता है? पोर्ट वो होता है जहां पे सी होती है और जहां से सी के द्वारा, सी रूट के द्वारा ट्रेड होता है, वो होते हैं पोर्ट, ठीक है। ट्रेड भी होता है, लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। तो आर्टिफिशियल पोर्ट फर्स्ट कहाँ बनाया गया था?
वो बनाया गया था हमारे चेन्नई के अंदर। ठीक है, चलिए क्रिस्टोफर कोलंबस का रोल क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा में एक कनेक्शन है, इन दोनों ने ही मिलकर एक रूट फाइंड किया था। क्या रूट था? वो रूट था जो यूरोप को इंडिया से एंड यूरोप को बाकी नए वर्ल्ड से कनेक्ट करता था। यानी तभी तो यूरोप सुपर पावर बना, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो गई थी, क्योंकि इन्होंने एक रूट फाइंड किया था जिससे लोग यूरोप से इजीली कनेक्ट कर सकते थे एंड इंडिया एंड यूरोप के बीच में ट्रेड बना। और जो इंडिया के पास इंडियन ओशन है, उसी रूट के भी द्वारा बहुत सारा ट्रेड होता था जो कि यूरोप को फायदा भी करता था, और इसी से यूरोप इकोनॉमिकली इतना जल्दी इतना ज्यादा स्टेबल बन गया था। स्पिनिंग जेनी क्या होती है? एक ये मशीन होती है जो कि वुल कटिंग के काम आती है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया था? अब एक ही ऑप्शन बचा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। ठीक है, चलिए यही है, नीचे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। और अमेरिका की डिस्कवरी किसने की थी? लीफ एरिक्सन। लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की थी, बट नहीं, इन्होंने अमेरिका लाइक यूरोप से कनेक्टिंग एक रूट डिस्कवर किया था जिससे कि ट्रेड हो सके। ठीक है, ट्रेड इजी हो सके यूरोप और इंडिया को स्पेशली जो कनेक्ट करता था वो रूट। ठीक है, स्पेलिंग में ना सी नहीं आएगा, स्पेलिंग में गलती मुझसे भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कॉलम है ना, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। और मैच द फॉलोइंग को करने की क्या ट्रिक होती है कि आपको जो पहले मैच द फॉलोइंग आता है वो लगा दो, फिर जो बच जाए ना उसको फिर एंड में लगा दो, है ना, ये भी ट्रिक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, कैपिटल ऑफ श्रीलंका, ट्यूटिकॉरिन पोर्ट, फिश फार्मिंग, बैंक्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और कोलंबो तमिलनाडु, प्राइमरी सेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जॉइंट इंडस्ट्री 1920। अब जो याद है ना पहले इजी है वो लगा दो। चलो मेरे को तो जो इजी लगते हैं मैं पहले वो लगा देती हूँ, आप वो लगाओ जो आपको आते हैं। ठीक है, बाकी बच्चेगा तो वो है ही सही। तो फिश फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मैंने क्या बताया था आपको कि प्राइमरी सेक्टर में आती है, तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, बैंक्स का भी बैंक मतलब जो कि करेंसी इशू भी करता है एंड जो कि सारे बैंक्स के ऊपर निगरानी भी रखते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं हम सारे बैंक्स का मॉनिटर। जैसे क्लास का मॉनिटर हर चीज पे ध्यान रखता है क्लास की एक्टिविटी पे, तो वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स के एक्टिविटी पे ध्यान रखता है और करेंसी भी इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और कोई ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू नहीं कर सकती, अगर कर रही है तो वो इलीगल होती है। तो बैंक का बैंक हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है एक जॉइंट इंडस्ट्री है, मतलब 2-3 इंडिविजुअल ग्रुप मिलके एक इंडस्ट्री ओपन कर लेते हैं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड वही जॉइंट इंडस्ट्री है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने ये मैप में भी समझा है, ये भी आप इसरल के चैनल पे शॉर्ट में भी मिल जाएगा आपको, और ये आपको मैप में भी मिल जाएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हमने 3 कांग्रेस सेशन करे थे। पहला स्टार्ट हुआ था कैलकाटा में, जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया था, जो कि सितंबर 1920 था। ठीक है, और कैलकाटा में हुआ था क्या था ये कि भाई गांधी जी का मानना था कि हमने ब्रिटिशर्स को अतिथि देवो भव करा कि हमारे देश में आओ, हमने उनके साथ कोऑपरेट किया तभी वो यहाँ रह पाए हैं। अब इनके साथ नॉन कोऑपरेट करो, इनकी हर चीज को बॉयकॉट करो, इनकी इंस्टीट्यूशन को, इनके कपड़ों को। ठीक है, एंड इनके साथ नॉन कोऑपरेट करोगे, इनकी कमाई नहीं होगी तो भाग जाएंगे इंडिया छोड़कर। तो ये स्टार्ट हुआ था 1920 में। अब क्या बचे हमारे पास 2, कैपिटल ऑफ श्रीलंका एंड ट्यूटिकॉरिन पोर्ट। ठीक है, तो देखो ये भी हमने पोर्ट्स में पढ़ा हुआ है मैप में। तो टी से ट्यूटिकॉरिन, टी से तमिलनाडु, तो ट्यूटिकॉरिन का पोर्ट हो गया हमारा तमिलनाडु के अंदर। अब क्या बचा हमारा? बच्चा कैपिटल ऑफ श्रीलंका, दैट इज कोलंबो। चलिए ये हो गए हमारे सारे, आगे बढ़ते हैं। ये आंसर्स। ठीक है, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, इजी। साइमन कमीशन क्या था? इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड रखी गई थी, ये भी हमने मैप के सेशन में मार्क किया है। पहला हुआ था कैलकाटा में, जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया था। ठीक है, दूसरा हुआ था नागपुर जो महाराष्ट्र में, वहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्टेंस मिली थी। एंड थर्ड हुआ था तमिलनाडु के अंदर, जनरली मद्रास के वहां पे, कि साइमन को भगाना था, क्योंकि साइमन कमीशन आई थी इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नए लॉज बनाने। और इसकी फनी बात ये थी कि इसमें इंडिया का एक भी मेंबर नहीं था। इंडिया के लिए बन रहा है तो इंडिया के लोगों को तो लो, है ना। ठीक है, 10th क्लास की
हम पढ़ाई करें तो 10th क्लास के बच्चों को तो लो, उसमें 9th के बच्चे 8th के बच्चे क्या करेंगे, ठीक है। तो यही था साइमन कमीशन कि भाई ये कमीशन अपॉइंट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है ना उसके अंदर क्या क्या और चेंजेस लाने हैं, क्या क्या लॉज लेके आने हैं, मतलब बेसिकली लॉज बनाने थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कमीशन बुलाई गई थी, फिर लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था, साइमन गो बैक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द कंट्रीज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी के ईस्ट में, और मैप को ऐसे आप जनरली ना कर सकते हो, देखो नॉर्थ साउथ, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान से ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ कि भाई वेस्ट में राजस्थान है तो मुझे पता है इधर वेस्ट आता है और इधर ईस्ट आता है, ठीक है। या फिर ये भी ध्यान रख सकते हो कि राइट हैंड तरफ ईस्ट आएगा, ठीक है, ये अपनी ट्रिक होती है। तो ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी में, है ना, जब आप पूरे ऐसा वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो यहाँ पे आती है मेडिटेरियन सी, तो इसके ईस्ट में कौन कौन सी जगह हैं वो हमें बतानी है, ठीक है। तो वो है टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन एंड इजिप्ट। आगे बढ़ते हैं। किसे बोलते हैं हम गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, बहुत इजी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दैट इज जूट। जूट को क्यों बोलते हैं, एक तो इसमें गोल्डन कलर के फाइबर होते हैं, है ना, गोल्डन कलर के ही इसमें जो धागे होते हैं वो गोल्डन होते हैं। दूसरा ये क्या है, एक तो ये कैश क्रॉप भी इसे हम बोलते हैं। कैश क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अच्छी मात्रा में बिकती है, प्रॉफिट करवाती है ये, है ना। चलो, इन विच सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होना, ठीक है, वो किसमें इंक्लूड होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में। जब आप फोन पे कम्युनिकेट करते हो, मोबाइल से किसी से बात करते हो, तो मैं उसको सामने में से मम्मियाँ मौसियाँ गॉसिप देती ना एक दूसरे को, वो तो गॉसिप हो गई, बट ऐसे ही इंफॉर्मेशन भी तो ट्रांसफर होगी, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हु गिव्स द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना वो कैसे आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोग ग्रुप में आए और उन्होंने बोला चलो अपन पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लेते हैं। उनको रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत होती है, मतलब उनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत होती है कि उसमें कितने लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, उन लोगों के बारे में उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर्ड होती, रिकॉग्नाइज होती हैं। तो कौन रिकॉग्नाइज करता है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है उनको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन रिकॉग्नाइज करता है, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया की होती है ईसी, वो रिकॉग्नाइजेशन देती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि अब आप इलेक्शन करने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन कैसे होता है, जैसे क्लास का मॉनिटर होने ही होता है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन सारे इलेक्शन करवाने का मॉनिटर कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफिडेविट क्या होता है, एक फॉर्मल लेटर टाइप होता है, ठीक है, एक फॉर्मल एप्लीकेशन होता है। ये एफिडेविट एक फॉर्म होता है, जैसे आप किसी स्कूल में जाते हो तो एक फॉर्म भरते हो जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके मम्मी पापा, आपके पापा के ऑक्यूपेशन, सब कुछ आपको मेंशन करके देना होता है ताकि स्कूल वालों को इमरजेंसी के टाइम पर कांटेक्ट करना पड़े या फिर आपके बारे में जानना पड़े, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन स्कूल वाले उससे ले लेते। तो एफिडेविट भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये एक एफिडेविट एक पेपर होता है जिसके अंदर स्टेटमेंट रिटर्न होता है। ये ऑफिशियली मतलब कि भाई ये आपका प्रमाण है कि आप क्या हो, है ना। एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो कि ये बताता है कि इसको आप एविडेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अगर कोर्ट में कोई भी मैटर आपके खिलाफ चलता है तो जनरली ये पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना उन लोगों से ये एफिडेविट फिल करवाया जाता है जिसके अंदर उनको अपना पूरा नेम, एड्रेस वगैरह देना पड़ता है, कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है ये मेंशन करना पड़ता है, उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है, वो भी मतलब उन्होंने कोई ऑफेंस किया हो, कोई केस चल रहा हो, ये इन्फॉर्मेशन उसको एफिडेविट में देनी पड़ती है ताकि जो अगर वो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा भी होता है ना तो लोगों को पता रहे कि वो किस तरह के इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। इसी के लिए एफिडेविट हमें पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर में हमने पढ़ा था और ये जनरली एक लीगल पेपर होता है जिसके अंदर स्टेटमेंट लिखा होता है आपके द्वारा, जिसको फ्यूचर में कोर्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है आपके खिलाफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बताना है। अब मैम ऐसा क्वेश्चन तो आया ही नहीं है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आया है। ये आपका क्वेश्चन था
पावर शेयरिंग चैप्टर में। कब था? हमने पढ़ा था बेल्जियम, उसके अंदर लैंग्वेज ग्रुप में डिफरेंस था, डच वाले और फ्रेंच वाले लोग हुआ करते थे, ठीक है। फिर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, जिसके अंदर उनकी ब्रुसेल जो कैपिटल थी वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी थी और पूरे बेल्जियम में एक अलग गवर्नमेंट बन गई थी, और उस गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे दोनों ही ग्रुप के, ठीक है। और ये मॉडल काफ़ी अच्छा था, जिससे कि वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज डिफरेंस होने के बावजूद भी वहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से रन करी, ठीक है। तो इसीलिए ही ब्रुसेल को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया था, ठीक है। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन घुमा के आया, लेकिन अगर आपको इसके पीछे की स्टोरी पता रहेगी ना तो आपको आंसर लिखने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए प्लेबिसाइड क्या होता है? ये होता है कि लेजिस्लेटिव जो होती है ना, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर क्या करती है, हमने पढ़ा था 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करवाती है, जुडिशरी जो अगर आपके लॉज का वायलेशन हो तो आपको न्याय दिलाने का काम करती है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर से अगर कोई भी लॉ पास होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे देश के सिटीजन्स का अप्रूवल लिया जाता है, तो इसी मेथड को हम बोलते हैं प्लेबिसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was called the first lady of civil rights? Civil rights मतलब लोगों के हित के जो राइट होते हैं, तो उनको किसको बोला गया था फर्स्ट लेडी? तो बोला गया था रोजा पार्क्स को। क्यों बोला गया था इनको? क्योंकि जब भी अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो वहाँ पे लोगों को अलग अलग बसेस अलग, स्कूल्स अलग, लेन भी अलग, रास्ते अलग अलग होते थे ब्लैक्स एंड वाइट्स के लिए। तो रोजा पार्क्स ने ये सेग्रीगेशन वाला जो सिस्टम चल रहा था ना, तो उन्होंने मना कर दिया था अलग बस में ट्रैवल करने से, कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, है ना। और इन्होंने एक इतना बड़ा कदम उठाया था जहाँ पे लोग कुछ बोल भी नहीं रहते उस जगह पर, तो इन्होंने हक के लिए लड़ा, सेग्रीगेशन सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी हुई है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऊंच नीच, ये डिस्क्रिमिनेशन, तो इसलिए इनको लेडी, फर्स्ट लेडी बोला गया था सिविक राइट के लिए। चलिए, हाउ मैनी सेक्टर्स आर इन द इकोनॉमी डिवाइडेड इनटू? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने पढ़ा है ये चीज़ कि 3 सेक्टर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के। प्राइमरी, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, फार्मिंग रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, है ना, डेयरी फार्मिंग भी आ जाती है इसमें, क्रॉप फार्मिंग भी आ जाती है इसमें, ठीक है। सेकेंडरी, जिसके अंदर हमारे मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी चीज़, इस प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल यूज़ करके कुछ भी चीज़ बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, वो सेकेंडरी में आ जाता है। एंड फाइनली टर्शरी, जितने भी मॉडर्न ज़माने की सर्विसेज हैं वो सब कुछ हमारे टर्शरी सेक्टर में आ जाती हैं, ठीक है, भले वो टूरिज्म हो, ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, लॉयर हो, डॉक्टर्स हो, सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर किसके लिए फेमस है? जमशेदपुर का जे और झारखंड का जे, जे, ठीक है, तो किसके लिए फेमस है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। ये हम लोगों ने आपको एक मैप की वीडियो भी मिल जाएगी इसी चैनल पे, जो मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमने जमशेदपुर पे मार्क भी कर रखा है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ होता है लॉ के लिए बनाया हुआ रूल। क्या रूल है? कि इस लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं एंड लॉ सबसे ऊपर है, लॉ इज सुप्रीम, ठीक है। ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, और ये लॉ सबसे ऊपर है, यानी कि कोई भी, नो वन इज अबाउट द लॉ, ठीक है। ये 2 चीजें जरूरी हैं। इसका रूल है तो क्या रूल है? सब लोग इसके आगे बराबर है और ये सबसे ऊपर है, ठीक है। चलो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें आपको 2-3 लाइन्स में या फिर 2-3 पॉइंटर्स में आंसर लिखना रहेगा। रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके पहले जान लेते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, भले वो मेटल्स हो, भले वो मिनरल हो, हमारे आसपास की सारी चीज़ें मेटल से बनी हुई हैं, ठीक है, तो उनको हम रिसोर्स कहते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो टाइप्स देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2। 2 में क्लासिफाई हुआ, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? जो कि इजीली रिन्यू हो सकते हैं या रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, हमें इनके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनमें एबिलिटी है खुद रिप्रोड्यूस होने की, या फिर हम इनको अगर प्रोड्यूस भी करते हैं तो इतना समय नहीं लगेगा, ये बन जाएंगे। लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं कि
हो सकता है ये भी बन जाए दोबारा, पर इनको बनने में 200 मिलियन, 300 मिलियन, 50, 100 मिलियन साल लग जाएंगे। जैसे कोल है ना, 50 मिलियन साल लगते हैं नॉर्मल कोल को बनने में, और अच्छी कोल को बनने में 200 मिलियन। तो ये नॉन रिन्यूएबल हो जाते हैं कि जिनको रिप्रोड्यूस करना इजी नहीं है, या तो कर ही नहीं सकते, या फिर मिलियन ईयर लग जाएंगे तब तो कि जाने कितनी फ्यूचर जनरेशन आ जाएंगी। ठीक है, ये रेफरेंस होता है इनमें। चलिए, आपको मेन स्टेप बताना है रिसोर्स प्लानिंग का। रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको क्या करना होता है, कीवर्ड स्ट्रेटेजी यूज करनी होती है। कीवर्ड ध्यान रखो और उसके हिसाब से एग्जाम में अपनी ओन लैंग्वेज में आंसर लिख दो। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करो। ठीक है, एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। आइडेंटिफाई करो कि कौन सा है यहाँ पे मिनरल जो ज़्यादा मात्रा में है, अच्छी मात्रा में मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, पहला सर्वे करो, है ना, सैंपल्स लो, उनको लेबोरेटरी में चेक कराओ। ठीक है, सर्वे लो, फिर मैपिंग करो कि कहाँ पे आपको वो मिनरल मिलेगा, किस तरह से खोदनी है, माइनिंग करनी है। ठीक है, फिर देखो कि जितनी आप क्वालिटी और उसके अंदर से आप जितनी क्वालिटी क्वांटिटी निकाल रहे हो, उसकी जो क्वालिटी है, क्या ये आपको उतना प्रॉफिट देगी जितना आपको इस मिनरल को निकालने में पैसा लग जाएगा, जितनी कॉस्ट लगेगी उससे आपको डबल मिलेगा, मतलब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो निकालने का भी क्या मतलब आ रहा है ना। ठीक है, सेकंड, ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर को बनाओ, है ना, विद जो नई टेक्नोलॉजी है, जो लोग स्किल वाले लोग हैं वो, और जो भी इंस्टीट्यूशन सेटअप होती है ना मिनरल्स के लिए, माइनिंग के लिए, उन इंस्टीट्यूशन से बात वगैरह करके फिर एक डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करो कि कैसे आप उस मिनरल को निकाल सकते हो यूटिलाइजेशन के लिए। तो अभी यहाँ पे पहले सबसे पहले देखें, आइडेंटिफिकेशन करना होगा, फिर उसके बाद उसका सर्वे होएगा, मैपिंग होएगी, उसकी क्वालिटी हम चेक करेंगे। देन क्या होगा, आपको एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है कि क्या ये आपके डेवलपमेंट में फ़ायदा करेगा। तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, स्किल वाले लोगों को और इंस्टीट्यूशन का जो कि उन मिनरल के लिए सेटअप की गई है, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जब आपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बना लिया है, उसको चेक करो कि क्या वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ बैठ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को खराब कर देंगे ये कर, या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये मिनरल हमारे काम का ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से कंपेयर करो कि हम इसको प्रॉफिटेबल वे में कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका मेन स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। चलिए, 2 मल्टीनेशनल कंपनी, MNC कंपनी का नाम बताना है। 2 बोला है तो 2 उससे ज़्यादा ही हैं, या तो ट्विटर, IBM, HP, पेप्सिको, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, और ये 3 तो सभी जानते हैं। ट्विटर का नेम X हो चुका है वैसे। राइट 5 नेम ऑफ राबी एंड खारिफ। राबी, R से राबी, R से रजाई। रजाई कब ओढ़ते हैं, विंटर में, तो राबी क्रॉप कौन सी जाती है, विंटर वाली क्रॉप। खारिफ, K से खारिफ, K से कीचड़, तो ये कीचड़ कब होता है, मानसून में, तो खारिफ क्रॉप मानसून वाली हो गई। ये ट्रिक है एक, है ना, ये विंटर और ये वाली मानसून। तो राबी क्रॉप वीट, बार्ले, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, ये ऑयल सीड्स होती हैं दोनों। ठीक है, और खारिफ में राइस, मेज, मिलेट, रागी, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये दोनों भी ऑयल सीड्स ही होती हैं। चलिए, जॉइंट इंडस्ट्री क्या होती है, नाम समझ में आ रहा है, जॉइंट, जुड़ी हुई, 2 लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, ग्रुप के द्वारा जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो ओन करते हैं जॉइंटली, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो इंडस्ट्री ओन करते हैं जॉइंटली, कौन करते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। इसमें गवर्नमेंट का रोल हो भी सकता है एंड हो सकता है नहीं भी हो। जनरली जब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल का कॉम्बिनेशन होता है, ये कंबाइनली कोई भी इंडस्ट्री को चलाते हैं, कैसे, कैपिटल भी शेयर करते हैं, उसका मैनेजमेंट जो हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। गवर्नमेंट का जनरली इसके अंदर अमाउंट लगता है। ठीक है, ओन मैनेज इसको मेजरली तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही करते हैं, जिनको हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि GSPC। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं, है ना। तो क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है कि भाई कॉटन के कपड़े बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल तो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा कॉटन,
शुगर केन से क्या बनता है, शुगर और जैगरी गुड़। तो शुगर केन किस सेक्टर से मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर से, है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है। ये जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा भी लगता है इसके अंदर और लेबर भी लगता है। तीसरा, सेटिंग अप लाइट इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करवाता है सेकेंडरी सेक्टर। और स्टैब्लिशिंग हैवी इंडस्ट्रीज आउटसाइड द अर्बन एरिया, जो हम लोग जनरली जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं जैसे कोटा में भी है, वो थोड़ा सिटी के आउटस्कर्ट में बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, है ना, पोल्यूशन निकलता है, तो वो सब फिर एक ही एरिया में हो, सिटी के लोगों को इम्पैक्ट नहीं करे, क्योंकि हर कोई तो फिट नहीं होता ना, हो सकता है कोई बीमार हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तो उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फिर इसका, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्री अर्बन एरिया के आउटस्कर्ट में होती हैं। रिक्वायरिंग ह्यूमन इनपुट टू फंक्शन डिस्पाइट हैवी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी काफ़ी इस्तेमाल होती है सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन फिर भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मशीन को भी तो लोग ही चलाएंगे, ठीक है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे लोग ही करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया। डिजिटल वॉच पता है, डिजिटल मोबाइल, आज सब कुछ डिजिटल ही हो चुका है, तो इंडिया में डिजिटल ही हो गया है। तो क्या होता है डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, जिसका उनका एम क्या था कि वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जिसमें वो इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड करना चाहते हैं। मतलब लोगों के पास हर चीज़ डिजिटली हो, लैपटॉप, मोबाइल, इंफॉर्मेशन ने इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे आ जाए, है ना। हम लोग कोई भी चीज़ को ऑर्डर कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ एक इंटरनेट के द्वारा, वही होता है डिजिटली एम्पावर्ड होना, ठीक है। जैसे आज हम बैठे यहाँ, मैं बैठ के आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, आप लोग देश के कोने कोने में बैठ के पढ़ रहे हो, ये डिजिटली एम्पावर्ड ही तो हैं हम। चलो, व्हाट इज स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी क्या होता है? ये एक वुल कटिंग मशीन होती है, एक मशीन जो कि वुल या कॉटन को स्पिन करने के या कट करने के काम आती है, ठीक है। हमने मैच द फॉलोइंग में भी देखा था ये। एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्ट क्या करता है? हमारे कंट्री के वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके साथ साथ बर्ड्स, प्लांट की स्पीशीज मतलब फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखता है कि हमारे एनवायरनमेंट और हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को सिक्योरिटी मिले, मतलब जानवरों को तो मिले ही सही, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, और जहाँ वो रह रहे हैं उस एरिया को, उनके हैबिटेट को भी पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिले, ताकि वो और डिप्लीट ना हो, ख़त्म ना हो, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा? अब देखो इसको कैसे देखते हैं। महात्मा गांधी नेशनल, महात्मा गांधी जी का नेम है, नेशनल मतलब पूरे इंडिया लेवल पे, रूरल पूरे इंडिया लेवल पे जितने रूरल मतलब गांव हैं। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आपको नाम से समझ में आ जाएगा, सबको रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये नेशनल लेवल पे जितने भी गांव हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी देता है। कितने डेज की गारंटी देता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 100 डेज की आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, और अगर सरकार आपको एम्प्लॉयमेंट देने में असफल होती है तो 100 दिन का आपका वेजेस, आपकी सैलरी तो आपको मिलेगी मिलेगी, भले काम दे या नहीं दे। तो उस पैसे से आप क्या कर सकते हो? फिर अपना कोई और छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हो, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटा मोटा ठेला, मशीन ले लो, सिलाई मशीन, ठीक है, ताकि क्या हो, आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो पाओ, गांव के लोग स्पेशली, ठीक है। चलिए, इसका ईयर भी ध्यान रखिएगा। चलो आगे, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? HDI से भी आ जाता है ये क्या है? एक इंडेक्स होता है, जैसे बुक के आगे एक इंडेक्स होता है ना, जिसमें पूरी बुक में क्या क्या है वो लिखा रहता है, तो यही एक ऐसा इंडेक्स होता है जो कि क्या बताता है, ये कुछ 3 डायमेंशंस के बारे में इसमें लिखा हुआ होता है। इस इंडेक्स में क्या होता है? पहला तो नॉलेज, एक्सेस टू नॉलेज, मतलब लोगों के पास एजुकेशन है या नहीं है, और है तो वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके पास एक अच्छी लिविंग लाइफ है, मतलब 2 वक्त का खाना, कपड़े पहनने के लिए कपड़े, छत, है ना, रहने के लिए छत, अगर आप बीमार हो जाओ तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। एंड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस एरिया के लोग 30 साल में मर जा रहे हैं कि 60, 70, 80 साल जिंदा रह पा रहे हैं,
तो ये फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। क्या क्या होते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो कि आप स्कूल अटेंड कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है, इसमें हम लिटरेसी रेट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, हेल्थ स्टेटस भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी HDI में आ जाती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी भी कंट्री का मेजर होता है उस नेशन की कंडीशन जानने के लिए, ठीक है, और फिर इसी से दूसरी कंट्रीज से भी हमें कंपेयर किया जाता है। पर कैपिटा इनकम भी इसमें आता है। चलिए, व्हाट वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? कहाँ हुई थी फॉर्म? ये हुई थी, पहले बात तो डेट 25 जनवरी 1950। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। ये एक दो क्वेश्चन MCQ में और 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में ऐसे आते हैं जो कि बच्चों को अटका देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, और वहीं से आपके परसेंटेज का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मतलब मेन ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। चलिए, राइट, व्हाट इज कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? लेजिटिमेट क्या होता है? लीगल, जायज, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट अंडर विच लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर रिवील्ड टू द पीपल। रिवील्ड मतलब कि भाई ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है ना, आपको उसको जानने का हक है कि भाई हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका पैसा कहाँ जा रहा है। आप अगर कुछ नई पॉलिसी बना रहे हो वह कैसे बना रहे हो, ठीक है, गरीबों तक फैसिलिटी पहुंचाई जा रही है या नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। इट इज एक्नॉलेज एज बीइंग इन कंट्रोल ऑफ अ नेशन। तो गवर्नमेंट जो होगी ना वो लोगों के, सिटीजन के कंट्रोल में होनी चाहिए कि गवर्नमेंट अगर अच्छा काम नहीं कर रही तो सत्ता पलट हो सकती है। आप उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस गवर्नमेंट को अगली बार इलेक्शन में चेंज करने की पावर लोगों के हाथ में ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड डिजर्विंग फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन, और एक नॉर्मल एक रिकॉग्नाइजेशन वाले लेवल पे हो कि भाई हाँ ये वही गवर्नमेंट है, ये वही पॉलिटिकल पार्टी जीती है जिसको हमने चुना था। मतलब चीटिंग ना हो कि हमने तो किसी और को वोट दिया है और जीत कोई और रहा है, ठीक है। चलिए, इन विच कंट्री डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप? तो हमने जब प्रिंट कल्चर पढ़ा था तो हमने जाना था कि सबसे पहले एशिया के अंदर प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ था 3 कंट्रीज के अंदर, चाइना, जापान, कोरिया। हमने चाइना जापान के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ा है, तो वहीं हमें बताना है। द अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना में डेवलप हुई थी एंड फिर जापान में हुई थी। और जो बुक्स थी चाइना की वो बाय रबिंग पेपर विद अ वुड ब्लॉक, तो उसको हम वुड ब्लॉक हैंड प्रिंटिंग भी बोलते थे, इस तरीके से प्रिंट किया जाता था तब। What is the reason of accepting paper note as a medium of exchange in India? Medium of exchange मतलब पहले क्या होता था, तू मेरी चीज़ ले ले, मैं तेरी चीज़ ले लूँगा, एक्सचेंज कर लो चीज़ों को। फिर आया कि यार अगर मुझे तो इसकी चीज़ चाहिए ही नहीं, लेकिन मैं अपने गेहूँ बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसका मटका नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसी कॉमन चीज़ होने की नीड फील होने लगी थी कि जिससे मैं सामान दे भी पाऊँ, जिससे मैं कुछ और ले भी पाऊँ, है ना। तो वहीं से आया था ये पेपर नोट का सिस्टम। तो क्या था पेपर नोट एक्सेप्ट करने का रीज़न कि पेपर नोट्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज करती है। उसके पहले जो कॉमन करेंसी थी वो सीप होते थे, सोने चांदी कॉपर के सिक्के होते थे, है ना। छोटे छोटे सिक्का भी नहीं बोलते, वो कॉपर, सोना चांदी कॉपर होता था, सीप होता था। फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया, है ना, जिसमें हमें RBI प्रिंट करके देते हैं पेपर नोट, है ना, और यही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया गया। व्हाट डू मीन बाय कोलेट्रल? कोलेट्रल होता है जब भी आप किसी फॉर्मल सेक्टर से, मतलब जैसे बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हो, तो एक एग्रीमेंट होता है ना, कि भाई हम इतना अमाउंट इसको दे रहे हैं, ये इतने महीनों में हमें लौटा देगा। उसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा जाता है, उसी के साथ एक सिक्योरिटी भी देनी होती है, उसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। सिक्योरिटी मतलब कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं, ठीक है, एंड अगर हम पैसा देने में असफल होते हैं तो आप मेरी ये सिक्योरिटी बेच दीजिएगा। मतलब इसको बेच के आप अपना लोन का पैसा रिकवर कर लीजिएगा। इसमें कोई लैंड भी हो सकता है, प्लॉट का पेपर हो सकते हैं, गाय भैंस हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, ज्वेलरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज एन एसेट। एसेट होता है दैट द बोरोवर ओन, बोरोवर मतलब जो लोन ले रहा है, एंड यूजेस एज गारंटी, एज ए गारंटी रखवाता है इसको जो लैंडर होता है, जो पैसे दे रहा होता है उसके पास, जब तक कि वो लोन को रीपे नहीं कर देता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम।
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेजोरिटिज्म एज अ प्रैक्टिस इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म क्या होता है? श्रीलंका के पावर शेयरिंग के चैप्टर में हमने देखा था दो लैंग्वेज ग्रुप थे, एक तो सिन्हाला जो कि 74% थे, दूसरे लैंग्वेज के लोग थे तमिल जो कि 18% थे। सिन्हाला लोग क्योंकि मेजोरिटी के अंदर थे तो वो उन्हीं की गवर्नमेंट थी और वो खुद की चलाते थे। और मेजोरिटिज्म में क्या होता है कि लोग जो मेजोरिटी में होते हैं ना वो माइनॉरिटी वाले ग्रुप की नीड्स को एकदम इग्नोर करते हैं, तो वही था यहाँ पर भी। मेजोरिटिज्म ये प्रैक्टिस थी श्रीलंका के अंदर। इसका मतलब था एक ऐसा बिलीफ जिसके अंदर जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है ना वो रूल करती है कंट्री पे जिस भी तरीके से वो चाहे उस तरीके के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। वो बिल्कुल भूल जाती हैं, इग्नोर कर देती हैं कि माइनॉरिटी कुछ है भी सही। इसमें से क्वेश्चन आपके फिलअप में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है और 1 या 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजोरिटी अपनी इच्छा से वर्क करती है और दूसरा माइनॉरिटी की नीड्स को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। चलिए, इज इंडिया अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? इसमें दो वर्ड है, कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है? 2-3 इंडिपेंडेंट नेशन साथ में आते हैं, है ना, और डिसाइड करते हैं कि एक गवर्नमेंट हमें गवर्न करेगी, साथ में आते हैं इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी। होल्डिंग में क्या होता है कि हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है और उनको पूरे नेशन के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और हर स्टेट की अपनी अपनी होती है। अलग अलग गवर्नमेंट होने के बावजूद भी वो इकट्ठे होल्ड करके रहते हैं कि भाई हम एक नेशन हैं। तो इंडिया में होता है होल्डिंग टुगेदर क्योंकि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो क्या इंडिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन? आंसर है नो, इंडिया कमिंग टुगेदर नहीं है, होल्डिंग टुगेदर है, ठीक है। चलो ये देखो, इससे आप क्वेश्चन में आ गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? ऐसी फेडरेशन होती है जहाँ पे एक लार्ज कंट्री जैसे इंडिया डिसाइड करती है कि हम अपनी पावर को डिवाइड कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जैसे इंडिया में होता है, और एक दूसरे को होल्ड करके चलेंगे, ठीक है। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डिसेंट्रलाइज कर लेना, मतलब जब पावर को ले लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर थोड़ी सी पावर को और लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप है। इसमें आपको बताना है इफेक्ट्स ऑफ अबॉलिशिंग द कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ को अबॉलिश करने के इफेक्ट बताने। इसके पहले क्वेश्चन आता है कॉर्न लॉ क्या था। अगर हम कॉर्न लॉ की बात करें तो कॉर्न लॉ लगाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्यों लगाया गया था? क्योंकि वहाँ पे ना क्रॉप का प्रोडक्शन होता था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिर हुआ क्या था कि बाहर से भी ब्रिटिश के अंदर कॉर्न इंपोर्ट होता था, मतलब बाहर से भी कॉर्न आता था, ठीक है। तो फार्मर्स ने बोला कि आप ना ये कॉर्न लॉ लगा दो जिससे कि बाहर वाले देश हमारे ब्रिटिश के अंदर कॉर्न नहीं बेच पाए, क्योंकि इससे हम किसानों का नुकसान हो रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ लगा दिया था उन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इंडस्ट्री वाले उठ के आ गए कि भाई आप क्यों लगा रहे हो ये कॉर्न लॉ? आप अपने खुद के जो कंट्री में कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हो वो तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, बाहर से जो कॉर्न आ रहा है वो तो आपको सस्ता पड़ रहा है, और इससे तो हम इंडस्ट्री वालों को फायदा भी हो रहा है। तो फिर उन इंडस्ट्री वालों के प्रेशर की वजह से कॉर्न लॉ को फिर से हटा लिया गया था और फिर से बाहर से जो कॉर्न थे वो ब्रिटिश के अंदर आते थे, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर स्पेशली। तो क्या इफेक्ट थे? तो जब प्रेशर आया था इंडस्ट्रीज का और अर्बन डेवलपर्स का, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को हटा लिया था और फिर बाहर से वापस से इंपोर्ट चालू हो गया था कॉर्न का। इसके इफेक्ट क्या थे? जो फूड जो था जो इंपोर्ट हो रहा था, मतलब कॉर्न जो, और बेसिकली ना इसके अंदर कॉर्न नहीं है, कॉर्न का इसमें सिर्फ मतलब ये नहीं कॉर्न ही है, इसके अंदर सारी ग्रेन्स आ गई, ठीक है। कॉर्न के अंदर सारी जितनी भी ग्रेन्स थी वो सारी इंक्लूडेड थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो फूड जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है ब्रिटेन में, वो चीप पड़ रहा है रादर देन प्रोड्यूसिंग इन देयर कंट्री। कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो महंगा पड़ रहा था बल्कि उनको, ठीक है। जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर था वॉज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट। जो ब्रिटेन के अंदर जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही थी वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी जितनी अच्छी क्वालिटी की बाहर से इम्पोर्ट हो रही थी। तो क्या थे? बाहर के जो आई हुई क्रॉप थी, ग्रेन्स थी, उसको लोग ज़्यादा परचेज करते थे। वास्ट एरिया ऑफ लैंड वर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, और इसी वजह से क्योंकि अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी बहुत सारा लैंड तो खाली ही पड़ा रहता था ब्रिटेन के अंदर। और जो लोग थे, है ना, स्टार्टेड माइग्रेटिंग, लोगों ने
गांव छोड़ के सिटीज में आना या दूसरी कंट्रीज में जाना स्टार्ट कर देता वर्क की तलाश में, क्योंकि आफ्टर कॉलोनी हट गया था तो जो लोग फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे उनके पास काम ही नहीं बचा था, क्योंकि ग्रेन तो बाहर से आ रही है अब, है ना। चलो, जब फूड की प्राइसेस गिरी, कंजप्शन इन ब्रिटेन रॉज, faster industrial growth in Britain also lead to the higher income and therefore more food imports। तो क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप हो रही थी, इंपोर्ट बाहर से हो ही रहा था फूड, तो लोग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा काम कर रहे थे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे क्योंकि हायर इनकम की वजह से, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में कम जा रहे थे क्योंकि फूड तो इंपोर्ट वाला ही लोग ज़्यादा ले रहे थे ना। जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया लैंड क्या थे, साफ कर दिए गए थे, क्लियर कर दिए गए थे, और जो फूड प्रोडक्शन था वो एक्सपेंड किया गया था ताकि ब्रिटिश की डिमांड को पूरा किया जा सके, क्योंकि ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड क्रॉप के लिए अब। एंड दे रिक्वायर्ड रेलवे टू लिंक द पोर्ट, और फिर इसी वजह से रेलवेज बनाने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि सामान क्या होता था, पोर्ट पे आता था, है ना, सी रूट से। तो अब सी रूट से पोर्ट्स पे तो आ गया, लेकिन उसको ब्रिटेन के अलग अलग जगहों पे तो पहुंचाना चाहिए, ज़रूरी है ना, नहीं तो खराब हो जाएगा वो तो, ठीक है। चलिए, वाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है और क्या स्टेप लिए गए हैं रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए, देख लेते हैं। रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है क्यों, कुछ रीज़न है। एक तो जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रिसोर्स हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, उनको जानने में, उनको रिकॉग्नाइज करवाने में मदद करती है कि कितने तरीके के रिसोर्स हैं हमारे पास, मिनरल्स हैं हमारे पास, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ है, ठीक है। फिर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, स्किल यूज़ करोगे, जो इंस्टीट्यूशन सेटअप है उनकी मदद लोगे, और एक डेवलपमेंट प्लान बनाओगे। और फिर जो आपने डेवलपमेंट प्लान बनाया ना, उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ कंपेयर करोगे कि ये इफेक्टिव प्लान है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 फंक्शन बताने हैं आरबीआई के। आरबीआई को आप बोल सकते हो बैंक्स का मॉनिटर, सब कुछ ध्यान रखता है, और बैंक्स का बैंक, मतलब जो बैंक को पैसे इशू करवाता है वो आरबीआई है, ठीक है। तो आरबीआई एक तो करेंसी प्रिंट करता है ना, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड इज सब्सिडरी कॉइन्स इन इंडिया। 1 रुपी नोट और इसकी सब्सिडरी कॉइन के अलावा, मतलब मेजरली आरबीआई के पास है। इस लाइन को आप नहीं भी लिखोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। आरबीआई क्या करता है, सारे ध्यान रखता है बैंक का, बैंकर बन के। जैसे बैंकर जो होता है, बैंक के मैनेजर होते हैं, वो पूरे बैंक का ध्यान रखते हैं, तो आरबीआई सब बैंक का मैनेजर है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, ध्यान रखता है जितने भी अदर बैंक्स हैं ना, उनके क्या काम चल रहे हैं उसके ऊपर, कितना लोन दे रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, सारा डिपॉजिट कहीं लोन में तो नहीं दे रहे हैं, कहीं सारा अमाउंट अमीरों को तो नहीं दे रहे हैं लोन में, है ना, ये सारी चीज़ों का। आरबीआई भी लोन प्रोवाइड करता है दूसरे बैंक्स को ताकि वो बैंक आगे लोन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्लाइंट लेंडिंग। चलिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं आपने लेटरेट सॉइल के। लेटरेट सॉइल कौन सी होती है, जहाँ पे ज़्यादातर फ्लड वाले एरिया जो होते हैं ना, उससे क्या होता है, ऊपर वाली लेयर भेज जाती है सॉइल की, तो नीचे वाली जो सॉइल बसती है वो लेटरेट बसती है। तो ज़्यादातर कहाँ होती है ये, हमारे वेस्टर्न घाट वाले एरिया में और मेघालय वाले रीजन में, ठीक है। तो देखते हैं इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लेटरेट सॉइल लीच सॉइल होती है, जो मैंने आपको समझाया, बहक के जो नीचे वाली सॉइल होती है तो उसको लीच सॉइल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्राई और वेट स्पेल्स होते हैं, बारिश होती है, कभी आ रही कभी नहीं आ रही, कभी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और इसकी वजह से जो सॉइल में ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है, जो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, सिलिका, वो क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। मतलब ये लेस न्यूट्रिएंट वाली होती है। जो सॉइल होती है, ये जो लेटरेट सॉइल होती है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट तो हट गया, तो क्या होएगा, ये एसिडिक हो जाती है, ठीक है। एंड कोर्स एंड क्रम्बी इन टेक्सचर, खुरदुड़ी सी, हार्ड सी होती है ना। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, लाइम एंड सिलिका, वो कम होता है क्योंकि इसमें लीचिंग होती है। लीचिंग मैंने आपको बता दिया था, ऊपर की अच्छी वाली सॉइल का बह जाना, ठीक है। जो अपर लेयर होती है वहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा सा रेडिश होता है, ठीक है। और क्योंकि न्यूट्रिएंट कम होते हैं तो भाई जो मेन न्यूट्रिएंट है वो भी कम ही होंगे ना, क्योंकि ऊपर से तो बह जा रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, ऑर्गेनिक एलिमेंट जो सॉइल को ज़्यादा फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो क्रॉप्स के लिए ज़रूरी होता है, वो सब हट जाते हैं, बह जाते हैं, ठीक है। और ये जो सॉइल होती है सपोर्ट पास्चर्स एंड स्क्रब फॉरेस्ट, पास्चरिंग लैंड के तौर पे इस्तेमाल होती है ये सॉइल, इसके ऊपर जो भी क्रॉप उगती है वो, ठीक है। अगर हम इस सॉइल के अंदर मैन्योर का इस्तेमाल करें, कॉफ़ी, है ना, मैन्योर का इस्तेमाल करें, तो हम इसमें कॉफ़ी, रबड़, कैश्यू,
जो काजू वगैरह होते हैं ये सब उगाए जा सकते हैं इस सॉइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसमें। करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन। करेंसी को हम कैसे बोल सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्योंकि जो करेंसी होती है वो हमें गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री की वो ऑथराइज करती है एक कॉमन करेंसी जो पूरे नेशन में चलती है। जैसे इंडिया में रुपीज़ है तो वो पूरे हमारे इंडिया में वैलिड रहेगी, आपको उसको चेंज नहीं कराना पड़ेगा कि यार राजस्थान में हो तो रुपीज़ चलेगा, पंजाब में हो तो रुपीज़ चेंज कराना पड़ेगा, नहीं। अब दूसरी कंट्री में जाओगे तो करेंसी चेंज होगी, ठीक है। इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करता है ना, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ये ध्यान रखना। इंडियन लॉ के अनुसार कोई और इंडिविजुअल या कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको करेंसी इशू नहीं कर सकता, केवल जो आरबीआई कर रहा है वही लीगल होगी, बाकी सब इलीगल होता है। फिर व्हाट इज मेंट बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? पावर को डिसेंट्रलाइज करना अभी हमने देखा था कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेना और लोकल को पावर दे देना, यही होता है सेंट्रलाइजेशन। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर पावर को सेंट्रल स्टेट से लेकर लोकल तक दे दिया जाता है, मतलब ये तीनों पावर शेयर करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है नेशनल, हमारे पूरे देश के लिए वर्क करने के लिए, उसके हित के काम करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को काम संभालती है, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट जितने भी हमारे सिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करवाती है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें बताना है। कुछ रीज़न है। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव तो है लेकिन रिलायबल भी है, क्योंकि इससे कोई भी सामान या कहीं आपको जाना हो तो बहुत इजीली और टाइम पे चला जाता है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट रैपिड है जितने भी ट्रांसपोर्टेबल है। रेल ट्रांसपोर्ट मान लो, आप गाड़ी से मान लो, सबसे ज़्यादा फास्ट एयर ट्रांसपोर्ट होता है। सी ट्रांसफर मान लो, है ना। इस फास्ट स्पीड की वजह से ही ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। इस तरीके के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल यूज़ करके इसको इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना। कोई और पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लिखें, ठीक है। ये आप कोई भी अगर सामान है ना, कोई भी गुड है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, कीमती है, तो वो आप एयरवेज से भेज सकते हो ताकि वो संभल के भी जाएगा और जल्दी भी जाएगा, ठीक है। जो हिली एरियाज़ होते हैं, स्नोई माउंटेन्स होते हैं या बहुत डेजर्ट एरिया होते हैं, वहाँ तक भी एयरवेज के थ्रू पहुँचना इजी होता है। जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत यूज़फुल होता है फॉर द रिलीफ वर्क। रिलीफ वर्क क्या होता है? जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं लोग फंस गए, तो उन लोगों को निकालने के लिए एयरवेज बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि कोई और चीज़ आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती, ठीक है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम आता है। चलिए, हाउ डिड प्रिंट कम्स टू यूरोप फ्रॉम चाइना? चाइना में तो हमें पता है स्टार्ट हुआ था वुड ब्लॉक हैंड प्रिंटिंग। तो जैसे ट्रैवलर्स होते थे, है ना, जैसे ये जवानी है दीवानी के रणबीर कपूर, तो वैसे ही एक ट्रैवल थे मार्को पोलो जिनका नाम था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1295 में ये एक्सप्लोरर तो घूमने निकले थे और चाइना में इन्होंने देखा अच्छा ऐसा कुछ प्रिंटिंग भी होते हैं, और ये इटली के थे, तो वहाँ से पहले प्रिंट लेकर समझकर ये इटली में आके इन्होंने बताया और फिर वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया। तो 11वीं सेंचुरी की बात करें तो जो प्राइमरीज पेपर था वो यूरोप पहुंचा था चाइना से सिल्क रूट के द्वारा। सिल्क रूट एक रूट था जिससे कि सिर्फ सिल्क ही नहीं बाकी अलग अलग चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट होती थी, ठीक है। जो पेपर था मेड पॉसिबल, पेपर पहुंचा तभी तो प्रोडक्शन हुआ था प्रिंट का, है ना। तो क्या हुआ, वहाँ पे लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने लगे, मैन्युअली जो टाइप्ड चीज़ें होती थी वो स्क्राइब्स लिखते थे। उनको स्क्राइब्स कौन होते थे? जो चीज़ को पढ़कर, जैसे पी लिखा है तो उसको एज इट इज़ पी कॉपी कर देंगे, ठीक है। और मार्को पोलो जब घूम रहे थे तो चाइना से वो प्रिंट समझ के, टेक्नोलॉजी समझ के गए थे। सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और फिर पूरे यूरोप में फैल गई थी। चलिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया? क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया के ऊपर? सारे नेशन ही, जो भी वॉर में होता है, लड़ाइयाँ हो रही है घर के अंदर, अगर दो लोग लड़ रहे हैं, इम्पैक्ट तो सारे घर वालों पे ही पड़ेगा ना। तो वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा। कैसे पड़ा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब क्योंकि वॉर के अंदर बहुत नुकसान हो रहा था, मार्केट गिर रहा होता है ना, जो सेना पे सिपाही लड़ रहे होते हैं उनको खाना पहुँचाना होता है ना, उनके लिए पैसा अरेंज करना पड़ता है। हम बहुत सारे गोली बारूद वो भी तो उनकी भी तो नीड पड़ रही होती है ना, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए थे। कस्टम ड्यूटीज और चीज़ों के ऊपर टैक्स होते हैं वो भी बढ़ गए थे, ठीक है। इनकम टैक्स बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि वॉर का एक्सपेंडिचर, वॉर के अंदर जो खर्चा हो रहा था वो बढ़ गया था, ठीक है। जो विलेजर्स और फार्मर्स थे उनको ज़बरदस्ती
भर्ती करवाया जा रहा था ब्रिटिश आर्मी के अंदर ताकि वो लड़ सके ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। और हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई थी क्योंकि टैक्स बढ़ गए थे तो प्राइस तो बढ़ेगी ना। और फूड सिपाहियों के लिए भी भेजना पड़ रहा था, ऑफिशियल्स के लिए भी भेजना पड़ रहा था, है ना। तो फूड की कमी आ रही थी तो फूड के प्राइस बढ़ गए थे और बाकी जो एसेंशियल चीज़ें थी उनकी भी प्राइस में बढ़ोतरी हो गई थी। ठीक है। Why did various social group join the civil disobedience movement? Civil disobedience movement होता क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस लॉ ब्रेकिंग। सबसे पहले कहाँ लॉ ब्रेक हुआ था? डांडी के अंदर सॉल्ट बना के लॉ ब्रेक किया गया था, है ना। किसने किया था? गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने, है ना, क्योंकि ब्रिटिश ने हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया था, सॉल्ट पे भी। तो सॉल्ट ऐसी चीज़ था जो गरीब अमीर सब खाते थे, तो गांधी जी ने कहा अगर सबको एक करना है ना तो जो सॉल्ट है ना उसी के बेसिस पे हम सब इंडियंस को एक करा जा सकता है। तो वहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो अलग अलग सोशल ग्रुप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिए थे, सबका अलग अलग टेक था। जैसे हम बात करें रिच पीजेंट्री की, जो बड़े ज़मींदार लोग होते थे, ठीक है, जैसे पाटीदार और जट जो थे, वो चाहते थे कि रिडक्शन हो टैक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनको भी तो ये बड़े ज़मींदार थे लेकिन इनको स्टिल ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ता था, तो ये चाहते थे टैक्स कम हो। और इन्होंने भी इस बॉयकॉट प्रोग्राम में कि भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे, ब्रिटिश की मदद नहीं देंगे टैक्स, इसमें पार्टिसिपेट लिया। जो गरीब पीजेंट लोग थे, है ना, उनकी तो बस इतनी सी डिमांड थी, क्योंकि हर किसी के लिए नेशनलिज्म का मीनिंग अलग था, हर किसी के लिए फ्रीडम का मीनिंग अलग था। तो छोटे पीजेंट्स के लिए क्या था कि जो हमने अभी तक रेंट नहीं दिया ना, जो हमसे लैंड का रेंट लेते थे ब्रिटिश, ठीक है, और उसके अलावा बड़े ज़मींदार, तो वो वाला रेंट हमें नहीं देना पड़े, इसलिए उन्होंने भी ये मूवमेंट ज्वाइन किया था। जो बिजनेस क्लास लोग थे जैसे कि पुरुषोत्तम दास, जी.डी. बिरला, है ना, इन्होंने FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाई। और ये चाहते थे कि भाई जो भी हमारी इंडिया के अंदर बाहर से फॉरेन गुड्स आता है उसको बंद कर दिया जाए, ताकि जो इंडियन इंडस्ट्री है उनको ग्रो करने का मौका मिले। ठीक है, और जो हमारी रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़े, जैसे डॉलर की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जो वर्किंग क्लास ग्रुप थे जो काम करते थे सैलरी वाइज, ठीक है, उन्होंने भी बॉयकॉट में पार्टिसिपेट लिया। जो फॉरेन गुड्स थे उसको मना किया कि हम नहीं लेंगे, कपड़े हों चाहे चीज़ें हों, ठीक है। और वो चाहते थे कि जो उनको कम वेजेस मिलते हैं ना उसमें बढ़ोतरी हो, और जो उनको लंबे लंबे आवर्स, है ना, पुअर वर्किंग कंडीशन में काम करवाया जाता है उसमें सुधार हो। जो वुमेन थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा, उन्होंने भी जो रैलियाँ निकल रही थी उनको ज्वाइन किया। ठीक है, जो लोग सॉल्ट बना के सॉल्ट ऑफ ब्रेक कर रहे थे उसमें भी पार्टिसिपेट लिया, और उन्होंने भी फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन एंड राइट अबाउट द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये क्या होता है? यूनियन लिस्ट में ऐसे मैटर होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, और इसके मैटर में जो भी लॉज बनते हैं यूनियन लिस्ट के मैटर में जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, कौन बनाता है ऐसे लॉज को? हमारी यूनियन गवर्नमेंट, या फिर हम बोले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यही बना सकती हैं इसके रिगार्डिंग लॉज। फिर आता है हमारे स्टेट लिस्ट। इसमें ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, और इसके लॉज कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें अब दो तो हो ही गए, कौन सा बच्चा? कॉन्करेंट में ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें को जो कि दोनों स्टेट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस दोनों के होते हैं। जैसे एजुकेशन स्टेट को भी चाहिए, एजुकेशन हमारे पूरे नेशन वाले लोगों को भी चाहिए, तो इसके लॉज कौन बनाएगा? दोनों। और इसमें और कौन से मैटर होते हैं? मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, एजुकेशन। ठीक है, और इसके लॉज बनाती हैं हमारी दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इन दोनों के बीच में अगर मतभेद होगा तो किसकी सुनी जाएगी? बड़े भाई की, छोटे भाई की सुनते हैं घर में, बड़े भाई की सुनी जाएगी, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए? कंजर्वेशन एनर्जी रिसोर्सेज का ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन रिसोर्सेज को नहीं बचाएंगे, लेट्स सपोज कन्वेंशनल रिसोर्स। कन्वेंशनल किसको कहते हैं? कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल, मतलब जिनको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या होएगा? ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी डिमांड भी बढ़ रही है ना, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो इनका क्या होएगा? ये ओवर यूज हो रहे हैं और वेस्ट हो जाएंगे। जैसे घर में अगर 4 लोग हैं
4 लड़के हैं, है ना, लेट्स सपोज, या लड़कियां भी है, भाई बहन है, तो चारों ने अलग अलग कार ले ली, वो एक कार में भी तो बैठ के जा सकते हैं ना। तो क्या हो रहा है, पेट्रोल का ओवर यूज हो रहा है, और वो भी एक कन्वेंशनल रिसोर्स है, तो वो खत्म हो जाएगा ना, फ्यूचर जनरेशन के लिए तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है इनको बचाना, और इनको बचाना है तो क्या करो, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स यूज़ करो जो रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं जो, ठीक है ना, ताकि कोई भी डेंजर हमारे एनवायरनमेंट को भी नहीं होगा और ये पूरे लाइफ टाइम भी रहेंगे। तो हमें इन डेली लाइफ में 3 Rs को याद रखना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, 3 R मतलब रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। उससे हम हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज को बचा लेंगे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। चलिए, तो अब इट शुड बी रियलाइज दैट इफ ऑल लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज, अगर जो हमें लाइफ दे रहे हैं जैसे वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, ये जो रिसोर्सेज है, अगर इनको हम बुरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, तो क्या होएगा, जो इनका एग्जिस्टेंस होगा इनका भी, और इनकी वजह से हम जी रहे हैं तो हमारा भी एग्जिस्टेंस अर्थ पे डेंजर में पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लाइट्स बंद करो, फैंस बंद करो जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो एनर्जी बचाने के लिए, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करो जैसे सन एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। ठीक है, जो कि अबंडेंटली अवेलेबल है एनवायरनमेंट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मैंने आपको बताया था, CDM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेट करो ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि गांधी जी का मानना था जब हमने इनके साथ कॉपरेट किया तभी ब्रिटिशर्स इंडिया में कदम जमा पाए। एंड लॉ ब्रेक करो, तो ये बना था रिफ्यूजल, मना कर दिया था बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू ओबे। ओबे मतलब ऑर्डर को मानना, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ लॉस को मानने से मना कर दिया गया था, जैसे टैक्स पे करना, और इसी के लिए ही पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया था। इसी को हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नाम दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो कि महात्मा गांधी जी ने लीड किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ये स्टार्ट हुआ था 1930 में एंड ये ओवर अ ईयर चला था। इस मूवमेंट का एम था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, है ना, और वो पीसफुल नॉन वायलेंस तरीके से ये करना चाहते थे। ठीक है, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेट करके उनकी चीज़ों को, उनके इंस्टीट्यूशन को, उनके कपड़े को, उनके दिए हुए ऑफिशियल टैक्स को, सबको बॉयकॉट किया जा रहा था। ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था बॉयकॉटिंग ऑफ गुड्स, टैक्स को ना देना और पीसफुल प्रोटेस्ट करना। ठीक है, ताकि जो हमारे इंडिया के लोगों के मुद्दे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर करे और वो छोड़ के चली जाए हमारा देश। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रीजनल पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? रीजनल पार्टी जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो किसी इलेक्शन में किसी स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट करती है, और ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया में पार्टिसिपेट करती है। इस रीजनल पार्टी बनने के लिए क्या रिक्वेस्ट है, क्या मतलब आपके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए एक पार्टी के अंदर? इसने एट लीस्ट, मतलब इतनी तो हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, एटलीस्ट 4 स्टेट से इलेक्शन जीते हों, और जो पॉलिटिकल पार्टी है ये 1 या 2 स्टेट में इसने अपनी 1 या 2 चलेगा, है ना, अपने कदम जमा रखे हो, अपनी पार्टी इन्होंने जीत रखी हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनका एक एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रल सिंबल होता है, जैसे कि बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, तो एक सिंबल दिए जाते हैं रीजनल पार्टी को। और जो पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल होते हैं ना, ये रिजर्व्ड होते हैं केवल उस स्टेट के अंदर जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज है, वहीं के लोग इनको जानते हैं। ठीक है, टू डिफरेंट नेशनल पार्टीज कैन नॉट हैव द सेम इलेक्ट्रल सिंबल। 2 पार्टी के सेम सिंबल नहीं हो सकते रीजनल लेवल पे, जैसे कांग्रेस एंड बीजेपी के सेम नहीं है ना। यहाँ पे क्या होता है, 2 डिफरेंट रीजनल पार्टी कैन हैव द सेम सिंबल। अगर ये अलग अलग स्टेट में, तो इनके सिंबल सेम हो सकते हैं, उनके नाम भले ही अलग हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती अगर वो स्टेट लेवल पे है तो। ठीक है, रीजनल पार्टी नेशनल लेवल के इश्यूज़ पे, रीजनल इश्यूज़ पे, है ना, एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ पे ध्यान रखती है, और ये रीजनल और स्टेट इंटरेस्ट के मैटर पे ही ध्यान देती है, जैसे बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसके अंदर DMK पार्टी। ठीक है, शिवसेना जो महाराष्ट्र के अंदर है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर है बेसिकली। ठीक है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। मेजर आयरन बेल्ट कहाँ पर है जहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन होता है? तो ये है सबसे पहला उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ठीक है, दूसरा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये सब आपको मैप में मार्क करने हैं। तीसरा बेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर तुमकर बेल्ट। ठीक है, एंड लास्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब इनको हम देख लेते हैं एक बार वापस। बदमपुर माइन जो है कहाँ पे? मयूरभंज के अंदर। ठीक है, एंड
ओडिशा की भी डिस्ट्रिक्ट है केंदुझर, यहाँ पे भी आपको हेमाटाइट और मिलेगी जिसके अंदर 70% प्योरिटी ऑफ आयरन होता है। इसके अलावा हेमाटाइट आयरन और आपको गुआ और नाओमुंदी में भी मिलेगी जो कि झारखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगी एंड महाराष्ट्र में मिलेंगी। बेलादिला आपको जनरली मिलेगी बस्तर के अंदर। ठीक है, और ये बहुत ही हाई ग्रेड ऑफ हेमाटाइट आयरन और यहाँ पे आपको पाई जाती है। इसके अलावा हिली रेंज जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे भी 14 अलग अलग तरीके के डिपॉजिट मिलते हैं आपको हेमाटाइट ओर के। ठीक है, और यहाँ से जो आयरन मिलता है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बिक्री होती है। उसके अलावा एक विशाखापट्टनम पोर्ट से भी इन सब जो आयरन निकलता है उसको भेजा जाता है बाहर, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ये जो बेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर तुमकर बेल्ट है, ये कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे कुद्रेमुख माइन है जो कि वेस्टर्न घाट के पास है। वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, इस तरह इंडिया का मैप। ठीक है, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे पानी है, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। यहाँ पर 100% एक्सपोर्ट यूनिट है कि भाई यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जो ये यहाँ से जो ओर होती है इन माइन से वो ट्रांसपोर्ट की जाती है एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन अ पोर्ट। पोर्ट में जो एक पाइपलाइन होती है उसके द्वारा इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ये बेल्ट हमें महाराष्ट्र नाम समझ में आ रहा है, गोवा में होगी और रत्नागिरी है महाराष्ट्र के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पाई जाती है। और जो एक गोवा में पोर्ट है मर्मागांव पोर्ट, वहाँ से इनका ट्रांसपोर्ट होता है। 4 व्यूज देने हैं गांधी जी के सत्याग्रह के लिए। तो सत्याग्रह क्या बताता था, पावर ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की जीत। ठीक है, सच्चाई में ताकत होती है और भाई सच्चाई को ढूंढो और उसके लिए लड़ो। ये बताता था दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो वो सही है, ठीक है, तो जो आप स्ट्रगल कर रहे हो ना उसके अगेंस्ट, तो वो आप अगर आप किसी सच के लिए लड़ रहे हो, मतलब आप किसी के साथ गलत हुआ है उसके लिए लड़ रहे हो, किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है उसके लिए लड़ रहे हो, तो फिर आपको फिजिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉन वायलेंस तरीके से भी इसको लड़ सकते हो विदाउट सीकिंग वेजिनेंस और बीइंग एग्रेसिव। एग्रेसिव नहीं होना है, एक सत्याग्रही अपनी लड़ाई नॉन वायलेंस से भी जीत सकता है बिना लड़े, और ये होएगा केवल और केवल कॉन्साइंस ऑफ ऑपरेसर, मतलब आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, आपके इंटरनल पावर साहस कितना है, तभी आप लड़ पाओगे। और गांधी जी ये भी मानते थे कि जो लोग हैं, पीपल हैड टू बी परसुएडेड इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू सी द ट्रूथ थ्रू नॉन वायलेंस। तो आप लोगों को मजबूर मत करो पर उनको सच दिखाओ नॉन वायलेंस के द्वारा। ठीक है, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को फ्रांस के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें उसने काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी। He had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। तो उसने सारे सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट और अच्छा कर दिया था, तो इसको हमें जस्टिफाई करना है। नेपोलियन ने सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर उन्होंने जितने भी प्रिविलेजेस थे, पहले वहाँ पे क्या होता था, नोबल्स, क्लर्गी एंड कॉमन सिटीजन, जिसके अंदर पीजेंट्स होते थे, ये 3 क्लासेस होती थी। तो नोबल्स और में जो राजा महाराजा होते थे वो होते थे, क्लर्गी के अंदर चर्च वाले होते थे, तो इनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, तो ये नेपोलियन ने हटा दिए थे सिविल कोड 1804 इंट्रोड्यूस करके। उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया था कि भाई सब अब बराबर है लॉ के आगे, एंड राइट टू प्रॉपर्टी ले आया था, मतलब आपके पास पैसा है तो प्रॉपर्टी खरीदो और मालिक बन जाओ, क्योंकि तब वोट देने का अधिकार केवल प्रॉपर्टी वाले लोगों को ही होता था। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया था, फ्यूडल सिस्टम जो टैक्स सिस्टम होता था, ठीक है, उसको अबॉलिश कर दिया था, पीजेंट्स को फ्रीड कर दिया था, बॉन्डेड लेबर नहीं होगा अब, और उन्होंने जो भी पहले के ड्यूज थे उनको भी, जो राजा महाराजाओं को देने थे, चर्च वालों को देने थे, वो भी कैंसिल कर दिए थे। उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था, मतलब ट्रेड पे पहले रेस्ट्रिक्शंस होती थी कि एक एरिया के लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वही करेंगे, इस तरह के गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस होते थे उनको हटा दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव कर दिया था ताकि ट्रेड अच्छा हो, ताकि इकोनॉमी और बेटर हो वहाँ की। ठीक है, वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया था, पहले हर जगह अलग अलग वेट एंड मेजर का इस्तेमाल होता था, अब कॉमन कर दिया था कि भाई 1 किलो में इतना ही चीज़ आएगी, 1000 ग्राम ही आएगा, इस तरीके से। ठीक है, और एक करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, क्योंकि पहले क्या होता था, जब ट्रेड होता था ना तो हर जगह पर टैक्सेस देना पड़ता था 5% के हिसाब से, और फिर करेंसी चेंज कराने में भी टैक्स लगता था, तो वो सारी करेंसी हटा के केवल एक करेंसी कर दी थी। ठीक है, नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई थी पीजेंट्स के लिए, आर्टिशंस के लिए, वर्कर्स के लिए,
और बिजनेसमैन के लिए, जिन्होंने काफ़ी अच्छा उनको फ़ायदा हुआ था उनके बिजनेस में, है ना, उनके काम में। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को तो ख़त्म कर दिया था भले ही, पर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को काफ़ी अच्छा बेहतर बना दिया था। कंपेयर द वेज इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डील विद कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये हमने पढ़ा था कि बेल्जियम ने क्या किया था। बेल्जियम उसके कैपिटल ब्रुसेल, डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग अलग अलग होते थे, बेल्जियम के अंदर डच ज़्यादा होते थे, ब्रुसेल जो कैपिटल थी उसमें फ्रेंच ज़्यादा थे। तो कैसे डील किया था कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ब्रुसेल की गवर्नमेंट होगी उसमें वो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बराबर होंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी जाएगी, एंड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है। थर्ड क्या था, जो ब्रुसेल है उसके पास सेपरेट गवर्नमेंट होगी और वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी मिनिस्टर्स को। ठीक है। चौथा था कि वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कि कम्युनिटी के इंटरेस्ट की चीज़ों को डील करेगी, जैसे डच वाले लोगों की प्रॉब्लम, फ्रेंच वाले लोगों की प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट द वेज इन विच बेल्जियम हैड डेल्ट विद कल्चर डाइवर्सिटी। बेल्जियम के अंदर हमें पता है डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, वहीं इसकी कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। तो कैसे डील किया था बेल्जियम ने, इन्होंने 4 चेंजेस किए थे। इन्होंने क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी थी पूरे बेल्जियम के लिए, उसके अंदर डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को सेम नंबर वहाँ रखा गया था। बहुत सारी जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी, और अगर कोई लॉ भी बनता था तो दोनों मिनिस्टर की हामी होगी तभी वो लॉ पास किया जाता था। तीसरा है कि जो ब्रुसेल्स थी वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई थी और वहाँ पे भी दोनों ही ग्रुप के मिनिस्टर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। चौथा, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई थी जो कि जो डच लोगों के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच लोगों के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और वो उन्हीं के इश्यूज को, इंटरेस्ट को रिजॉल्व करवाने में मदद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू यू फील डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके भी कुछ ना कुछ डिमेरिट है। बेटर क्यों है, क्योंकि बाकी अदर फॉर्म मतलब जैसे मोनार्की होती है, राजा जो होता है, भले वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की जहाँ राजा मनमानी करता है, डिक्टेटरशिप जहाँ पे एक मेन लीडर होता है जो सब पे ज़बरदस्ती अपना रूल चलाता है। तो डेमोक्रेसी क्यों बेटर है उन सब से, क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी अमंग सिटीजन, सब लोगों को इक्वालिटी देती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है, इक्वल राइट्स देती है, और हर इंसान भले वो गरीब हो, अमीर हो, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कलर का हो, सबको लॉ के आगे वो इक्वल होते हैं। ठीक है। और अगर वो उनके पास 1 वोट 1 वैल्यू होती है, मतलब कोई अमीर है तो भी उसके वोट की एक ही वैल्यू, कोई गरीब है तो भी उसके वोट की एक ही वैल्यू होगी। ठीक है। डेमोक्रेसी किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को एनहेंस करती है, सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देती है, ठीक है, फ्रीडम देती है, और हर इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट और रेस्पेक्ट देती है, भले ही वो डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेटेड क्लास का ही क्यों ना हो, SC ST OBCs का ही क्यों ना हो। ठीक है। डेमोक्रेसी डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव करती है। जैसे अगर हमें कार लेनी है, स्कूटी लेनी है, तो घर में सब लोग डिस्कशन करेंगे ना, टाइम लगेगा पर अच्छी स्कूटी आएगी। ऐसे ही डेमोक्रेसी में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हर लेवल पर डिस्कशन होते हैं, तभी कोई डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए देर लगती है पर क्वालिटी अच्छी होती है फिर उस डिसीजन की। डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने का एक मेथड प्रोवाइड करती है ना, जैसे पुलिस स्टेशन दिए हमें, कोर्ट्स दिए हमें, कोई इशू हो तो हम वहाँ जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे मैटर को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है। हर लैंग्वेज, हर सोशल ग्रुप को एक इज्जत मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर। और डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, ऐसी गवर्नमेंट जिसको हम लोग चुनते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हमें ही चुनना का मौका मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है एंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को GDP कैलकुलेट करने के लिए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से जितना प्रोडक्शन होता है एक साल के अंदर, वो ही कैलकुलेट करवाता है GDP। और जिस GDP में फाइनल गुड की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। जैसे रबड़ से टायर बनाया, टायर इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन टायर से फिर हम गाड़ी में लगा के पूरी गाड़ी तैयार कर लेंगे, तो गाड़ी इज फाइनल गुड। तो केवल फाइनल गुड की ही प्राइस को, प्रोडक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं GDP के अंदर। तो टोटल सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द सेक्टर, ठीक है, वो भी एक पूरे ईयर के अंदर। इसी से हम GDP को कैलकुलेट करते हैं, है ना। जैसे व्हीट एंड फ्लोर हम देखें तो ये इंटरमीडिएट गुड है,
जो कि फाइनल प्रोडक्ट जैसे ब्रेड या बिस्किट बनाने में इस्तेमाल होंगे। तो ये ब्रेड या बिस्किट की ही प्राइस को फिर हम प्रोडक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड को कैलकुलेट नहीं किया जाता है ना जीडीपी के अंदर। जैसे बिस्किट बनाने के लिए आटा है ना, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इनको नहीं कैलकुलेट करेंगे सबके प्राइस को। हम फाइनल गुड जितने में बना, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जितनी प्राइस है उसको ही हम लेते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने में। और फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं वही हमारे एक्चुअल कंज्यूमर्स के पास, जो हम खरीद रहे हैं उनके पास पहुंचते हैं। और इंटरमीडिएट गुड को पहले ही काउंट कर लिया जाता है। फाइनल गुड जब बनता है ना, उसके अंदर बन ही रहे हैं ना, वो उसमें प्राइस कैलकुलेट हो ही रही है उसकी, ठीक है, तो वो दोबारा काउंट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ होता है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। बहुत सारे इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ली हैं आप लोगों का एक बहुत अच्छा सा रिवीजन हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आप अच्छा परफॉर्म करेंगे बिना स्ट्रेस के, अच्छे से जितना भी आउटलाइन सेटअप हो चुका है आपके माइंड में उसको इस्तेमाल करके, एंड बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं इस बार। थैंक यू सो मच।